नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अमृत ज्ञान गाथा में। 500 घोड़ों का मूल्य आपके हिसाब से क्या होगा? 50,000 या 1 लाख? जी नहीं, 500 घोड़ों का मूल्य मात्र एक तांडुल नली का। तांडुल नली का मतलब चावल नापने का बर्तन, जिसमें मात्र 1-2 मुट्ठी चावल आता है। आज की हमारी कहानी का नाम है तांडुल नाली जातक, यानी कि एक व्यापारी जिसे 500 घोड़ों के बदले मात्र एक तांडुल नलिका मिली। तो लीजिए सुनते हैं आज की कहानी, जो है एक राजा, एक व्यापारी और एक मूर्ख और अनुभवहीन अर्थकारक की। अर्थकारक मतलब जो तत्समय मूल्य निर्धारित करता था, जिसे आज के समय का वित्त मंत्री भी कह सकते हैं। तो आज की कहानी का नाम है तांडुल नाली जातक। बहुत समय पहले काशी राष्ट्र के वाराणसी नगर में ब्रह्मदत्त नाम के राजा राज्य करते थे। राज्य में एक ज्ञानी व्यक्ति सुबोध राजा के यहाँ मूल्य निर्धारण का कार्य करते थे। वे हाथी, घोड़े, मणि और सुवर्ण आदि का मूल्य निश्चित करते थे और विक्रेता को उसका उचित मूल्य दिलवाते थे। लेकिन राजा लोभी था। लोभी स्वभाव का होने के कारण उसने सोचा, यदि यह अर्थकारक मूल्य निश्चित करता रहा तो अल्पकाल में मेरे घर का सारा धन नष्ट हो जाएगा। इसलिए राजा ने किसी दूसरे अर्थकारक को रखने का निश्चय किया। राजा को अपने राज्य में एक लोभी, मूर्ख और गंवार व्यक्ति दिखा। उसे देखकर राजा ने सोचा, ये व्यक्ति मेरे काम का है, ये मेरा मूल्य निर्धारण का कार्य कर सकेगा। फिर उसे बुलाकर पूछा, अरे क्या तू हमारा मूल्य निर्धारण का कार्य कर सकेगा? व्यक्ति ने कहा, देव, कर सकता हूँ। राजा ने अपने धन की रक्षा के लिए उस मूर्ख व्यक्ति को अर्थकारक के पद पर प्रतिष्ठित किया। उस समय का वह मूर्ख अर्थकारक हाथी, घोड़े आदि का मूल्य निश्चित करते समय मूल्य कम करके जो मन में आता निश्चय करता। उसके पद पर प्रतिष्ठित होने के कारण जो कुछ वह कहता वही वस्तुओं का मूल्य होता। एक बार दूसरे शहर से एक व्यापारी वाराणसी शहर में आया। वह 500 घोड़े लिए हुए था। मूर्ख अर्थकारक को बुलाकर राजा ने घोड़ों का मूल्य निश्चित करवाया। मूर्ख अर्थकारक ने 500 घोड़ों का मूल्य एक तांडुल नलिका निर्धारित किया। तांडुल नलिका मतलब एक ऐसा बर्तन जिससे कि चावल नापे जाते हैं और जिसमें मुश्किल से एक मुट्ठी चावल आता है। इस प्रकार घोड़े के व्यापारी को 500 घोड़ों के बदले मात्र एक तांडुल नलिका मिली। राजा ने सारे घोड़े राजकीय अश्वशाला में भिजवा दिए। घोड़े के व्यापारी ने स्वयं को बहुत ठगा सा महसूस किया। उसको लगा कि ये तो मेरा बहुत बड़ा घाटा हो गया। अब वह क्या करे? उसने दिमाग लगाया और सोचा, क्यों न मैं पुराने अर्थकारक के पास जाकर उससे मिलूं, क्योंकि उसे मालूम था कि पुराना अर्थकारक बहुत ज्ञानी था, समझदार था और सूझबूझ वाला था। वो उस अर्थकारक के पास पहुंचा और उसने अपनी सारी बात विस्तार से उससे जाकर कही। पुराने अर्थकारक ने सारी बात समझकर व्यापारी से कहा, तुम जाओ पुनः उस अर्थकारक से पूछो कि ये तो पता चल गया कि 500 घोड़े का मूल्य मात्र एक तांडुल नलिका है, लेकिन मुझे ये बताओ कि इस तांडुल नलिका का क्या मूल्य है, और क्या तुम राजा के समक्ष इसको जाकर बता सकते हो? मूर्ख अर्थकारक बोला, हाँ हाँ बिल्कुल, मैं राजा के समक्ष जाकर इसका मूल्य बता सकता हूँ। तो
व्यापारी तो ये चाहता ही था। वो उसको साथ लेकर राजा के दरबार में पहुंचा और योजना के अनुसार पुराना वाला अर्थकारक, जो कि बहुत समझदार था, वो भी राज दरबार में पहुंच गया। अश्व व्यापारी ने राजा को प्रणाम करके कहा, देव, यह तो ज्ञात हो गया कि 500 घोड़ों का मूल्य एक तांडुल नलिका है। अब अर्थकारक से पूछें कि एक तांडुल नलिका का मूल्य क्या है। रहस्य न जानने के कारण राजा ने पूछा, ओ अर्थकारक, 500 घोड़ों का मूल्य क्या है? देव, तांडुल नलिका। मूर्ख अर्थकारक बोला। उस तांडुल नलिका का मूल्य क्या है? राजा ने दोबारा पूछा। उस मूर्ख अर्थकारक ने कहा, तांडुल नलिका का मूल्य है संपूर्ण वाराणसी राज्य। राजा का पक्ष लेकर पहले तो घोड़ों का मूल्य एक तांडुल नलिका बताया और फिर घोड़ों के व्यवसायी से रिश्वत लेकर उस तांडुल नलिका का मूल्य संपूर्ण वाराणसी राज्य उसने बता दिया। उस समय वाराणसी एक बहुत विशाल राष्ट्र था। उसका उत्तर सुनकर राज दरबार में उपस्थित सभी आमात्य ताली पीट पीट कर हंसने लगे और हंसते हंसते कहने लगे, हम लोग तो आज तक यही समझते थे कि पृथ्वी और राज्य अमूल्य होते हैं, लेकिन आज पता चला कि इतने बड़े राज्य का मूल्य मात्र एक तांडुल नलिका है। सभी ने राजा का परिहास किया, उसका मजाक उड़ाया। हमारा राजा ही इनके योग्य नहीं है, ऐसा व्यंग किया। सारी बात जानकर राजा बहुत लज्जित हुआ और उसने तत्काल ही उस मूर्ख अर्थकारक को अपने राज दरबार से निकाल दिया और पुनः पहले वाले अर्थकारक को मूल्य निर्धारण हेतु रख लिया। इस जातक से हमें यह शिक्षा मिलती है कि निर्णय लेने का अधिकार उसी को देना चाहिए जो समझदार हो, दूरदर्शी हो और जिसमें निर्णय लेने की क्षमता हो। अगर ऐसा नहीं किया, हमने किसी को भी निर्णय लेने के लिए चुन लिया, तो छोटे छोटे लाभ के पीछे बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको हमारी कहानी पसंद आई हो और ऐसी ही अन्य कहानी सुनने के लिए आप हमारी कहानी को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।